जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। फाइलें तैयार कर ऋचा बॉस के केबिन में पहुंची तो पता चला कि वो घर निकल चुके हैं। ओह, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी, सोचते हुए ऋचा बॉस के घर चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़ी चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस के बेटे को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन डैडी मैडम ने तो दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफ़ी देर तक दोनों की बात सुनने के बाद ऋचा से रहा नहीं गया। सर, बच्चा ठीक कह रहा है, इसे इस तरह से HPC निकाल कर करोगे? पलक झपकते ही ऋचा ने सवाल हल कर दिया। हाँ मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही तो सिखाया था। ओजस खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ? उदय ने डैडी से बॉस की भूमिका अख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थी, मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइलें चेक करवा कर ऋचा जाने लगी तो उदय बोल उठे, मैथ्स अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित हो बोलते समय ऋचा ने यह नहीं सोचा था कि यह प्रशंसा उसे कितना भारी पड़ेगा। ठीक है, कल से आप ओजस को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना, बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। ऋचा फंस गई थी। आज जो फीस लेगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा। उदय को लगा कि वह आवेश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसीलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार हैं? ऋचा के पास स्वीकृत में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था, लेकिन कमरे में पहुंचते हुए अपने रूममेट स्वाति के सम्मुख बिखर पड़ी। स्वाति ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलने में ही समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत ना करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक ऋचा बड़बड़ाती रही और स्वाति उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। 2-4 दिन चले। इस क्रम में ही ऋचा के सम्मुख बॉस के घर का खाक काफ़ी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी मालिनी काफ़ी अहंकार स्वभाव की महिला थी। हर वक्त उनकी तोरियां चढ़ी रहती थी। मुस्काना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऋचा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस उदय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर बीवी से निर्भय वे स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 10 वर्षीय ओजस न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और ऋचा इस बारे में विचार विमर्श भी करता था। घर के उबाऊ खबाऊ वातावरण से निर्वलित वह भी अपनी पढ़ाई, खेल-कूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। ऋचा की उससे अच्छी छानने लगी, लेकिन चौथे दिन ही माली ने मैडम से उसे अल्टीमेट पकड़ा दिया। शाम को ओजस का खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करें। लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ, वो मैं उदय से बात कर लूँगी। ऋचा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर स्वाति के सम्मुख खींच निकालने के अतिरिक्त वह कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफ़ी अच्छा था। कल ओजस का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना, पार्टी के बाद ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। ऋचा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ओजस का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम्स की सीढ़ी पाकर ओजस खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और ऋचा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों सारे नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में ऋचा ने पूरा सहयोग दिया। मालिनी उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने आगंतुकों के सामने ऋचा की दिल खोलकर तारीफ की। उदय और मालिनी बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारण एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक ऋचा स्वाति को पार्टी में ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खिंचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ आ जाएगा। अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। स्वाति करवट बदल कर लेट गई तो ऋचा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से ऋचा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वह पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही ऋचा को पता चला कि मालिनी मैडम काफ़ी अमीर और प्रतिष्ठान घराने की थी, जबकि बॉस एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता हुआ था। ऋचा ने कयास लगाया। उस दिन ऋचा ओजस को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं। वार्षिकोत्सव की तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। ऋचा लौटने लगी तो मालिनी ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऋचा ने मालिनी की नब्ज छुई तो उन्हें तेज बुखार था। चाय के संग टेबलेट देकर लौटने लगी तो मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बात करने का मन कर रहा है।
आत्मीयता में मालिनी तुम पर आ गई थी। ऋचा उनके लिए दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। उदय और ओजस दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किटी पार्टियों में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अविभाज्य परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है। वे भी तड़क भड़क से दूर से सीधे शांत स्वभाव के हैं। ऋचा ने अपना मत रखा। काफ़ी जान हो गई है अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमसे कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो। ऋचा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋचा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो। बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान अभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या उदय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? ऋचा को बात को समझ आने लगी थी। तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का पूर्वाग्रह। उदय एक साधारण परिवार की लड़की थी जो एक टीचर थी उसको पसंद करती थी, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। उदय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसलिए बुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद उदय ने बताया था। जब पहली बार हम अकेले मिले थे तो आपने शादी से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह कि पहली नज़र में उदय जैसा सुदर्शन, संस्कृत, सुसज्जित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा उदय उस लड़की को तो कभी होंगे ही नहीं, तो फिर किसी और होने के बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाएं। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर ऋचा को उस प्रेम कहानी में रस आने लगा। उदय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी उनकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम दम खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर उठी। बात बात पर उन्हें प्रतिपादन करने लगी। अपने पैसे का रौब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप उदय मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या उदय सचमुच आप पहले वाली ज़िंदगी नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद ऋचा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफ़ी महत्वपूर्ण समझने लगी थी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम। प्लीज़ ऋचा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर मुझसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छूट-मूट स्मृतियों के अलावा कुछ और बचा होगा। सच कह रही हो? आशा की एक किरण मालिनी की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। मालिनी ने भावों में ऋचा का हाथ कसकर थाम लिया तो वह अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ऋचा की व्याकुलता स्वाति से छुप नहीं सकी। ऋचा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती स्वाति, दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखेगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच में अवघड़ करूँ भी तो क्या? ऋचा की चिंता का कोई समाधान न था। ओजस का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसलिए ऋचा ने वहाँ जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ओजस मम्मी के संग ननिहाल चला गया। ऋचा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबो दिया था। उस दिन ऑफिस से निकलने वक्त बहुत अंधेरा घिरा आया। उदय ने ऋचा को घर छोड़ने देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी। ऋचा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर उदय ने ही मौन तोड़ा। ओजस और मालिनी की फ़ोन आते रहते हैं, दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ओजस का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्हें जाता है। ओजस को स्कूल खुलने से पूर्व यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार मालिनी ने बहुत दिन लगा दिए, हमेशा तो जल्दी लौट आती थी। कुछ ख्याल ही नहीं मेरा आपको है। आक्रोश में जाने कैसे ऋचा के मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं मालिनी का ख्याल नहीं रखता? सॉरी सर, गलती से। मालिनी ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उसे आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका स्वाभिमान, दर्द सब कहीं खो गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई अलार्म, ना कोई अवलेहना, बस किसी सोच में गुम। तुम्हारे संग इधर वह काफ़ी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ ऋचा, कोई परेशानी है उसे? मैं उसे परेशान करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे। उदय भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर? ऋचा से नहीं रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम मोना की बात कर रही हो। मालिनी ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था उसे, मोटाई सी बच्चे को लटकाए कर्कश आवाज़ में 5 रुपए के लिए पुलिस से झगड़ रही थी। हाँ हाँ, वही। क्या उम्र होती है ना, नई नई जवानी, नई नई खुमार। हर सुंदर लड़की प्रेम का नजर आने लगती है, मौसमी बुखार। थोड़े समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य है, मालिनी अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो
ओजस की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ, यही ठीक समय रहेगा। बस यही रोक दीजिए, मैं चली जाऊँगी। कमरे में पहुँचते ही ऋचा स्वाति के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बॉडम लल्लू आदमी से पाला पड़ गया। कौन? स्वाति चकित थी। अरे वही मेरा बॉस, बीवी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है, सीधे से फ़ोन करने नहीं सकता। मालिनी डार्लिंग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ऋचा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। उदय को दरवाजे पर देखा। ऋचा और स्वाति के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से उदय ने ऋचा के कांपते हाथों से पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। स्वाति ने ऋचा को ढांढस बंधाना चाहा, लेकिन ऋचा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या, अब मुझे नौकरी की परवाह नहीं, बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिलाई। अगले दिन ऋचा धड़धड़ाते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उनका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वो अपनी फैमिली को लेने गए हैं। ऋचा की सांस हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर से लल्लू बॉडम। ऋचा के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।